ओके, ऑल राइट। सुश्रुत निदान स्थान, पहला अध्याय वात व्याधि निदान। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले मैंने पर्याय लिखवाए थे आप लोगों को, वायु के बहुत सारे पर्याय थे, सभी कंबाइंड मैंने लिखवा दिए थे। तो जिन्होंने भी नहीं लिखा है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग में दे दूँगी। अभी सिर्फ ध्यान से बहुत ही अच्छे से सारी इंद्रियों को एकाग्र सिर्फ मेरी आवाज़ में फोकस करते हुए सुनेंगे अच्छे से, और बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, पर्याय तो नहीं लिखे हैं बुक में, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्याय कौन कौन से थे? नित्य, सर्वत्र, स्वयंभू, सर्वात्मा, सर्वलोक, नमस्कृत। मैम कौन सा श्लोक है? ये मैंने लिखवाया था मुस्तक। ठीक है, वायु के पर्याय कल मैंने लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही। लिख रखा है। हाँ, बीच में कोई भी नहीं बोलेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, एंड में मैं आप लोगों को टाइम दूंगी, जो भी डाउट वगैरह रहेगा वो पूछ सकते हैं। तो भगवान दोषों के नेता, रोग समूह राठ, द्विगुणी, तिर्यगामी, रजोगुण बहुल, व्यक्त कर्मा, अव्यक्त आशुकारी और अचिंत्य शक्ति। ठीक है, ये सारे पर्याय आचार्य सुश्रुत अनुसार हैं, और यही चीज़ें हम लोग श्लोक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 इन सब में देखा था। तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी एक बार देख लेते हैं। श्लोक नंबर 5 के सेकेंड हाफ में क्या क्या था, ये मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ, ये हम कल पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक क्विक रिविजन चल रहा है। ठीक है, तो स्वयंभूर भगवान वायुर इत्यभि शब्दितः, स्वयंभू बोल दिया और भगवान की संज्ञा दी है। और कौन किस किस को भगवान की संज्ञा दी है? काल को भगवान की संज्ञा दी है, और जाठराग्नि को भगवान की संज्ञा दी है। इसका रेफरेंस हमने देखा था 6th ऋतुचर्या में, कालो ही नाम भगवान स्वयंभू ऐसे करके उधर श्लोक आता है। तो काल को भगवान कह दिया है, और जठराग्नि जो श्लोक नंबर 32 में देखा था हमने, 35 चैप्टर के श्लोक नंबर 32 में ये रेफरेंस था, तो वहाँ पे जठराग्नि को भगवान की संज्ञा दे दी है। ठीक है, तो याद रखना है धन्वंतरी, जठराग्नि, यहाँ पर वायु और काल। ठीक है, चरक में हम लोग पढ़ते हैं आत्रेय को भगवान की संज्ञा दी हुई है। और क्या बोला है? श्लोक नंबर 6 में देखा था सर्वेशाम एव सर्वात्मा सर्वलोक नमस्कृतः। ठीक है, सर्वात्मा है वायु, पूरे संसार में विश्व में फैली हुई है। और श्लोक नंबर 7 के सेकेंड हाफ में अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा रुक्षः शीतो लघु खरा, ये सभी को पता है वायु के गुण हैं ये, अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा। मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि जो वायु है वो तो वही है, उसको हम क्या संस्कार दे रहे हैं। जैसे एसी से ठंडी हवा निकल रही है, ब्लोअर से गर्म हवा निकल रही है ना, वायु तो वही है। जो भी उसके साथ प्रिपरेशन हो रही है वो उसके जो भी गुण प्रॉपर्टीज़ हैं वो ले लेती है। ठीक है, अव्यक्तो व्यक्त कर्माचा, अपना कुछ भी उसका प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी जिसके भी साथ मिलती है वैसा गुण हो जाता है, कभी शीत कभी उष्ण। ठीक है, और रुक्ष शीतो लघु खरा, ये उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट देखेंगे तिर्यगो, है ना, चारों तरफ तीनों दिशाओं में रहती है। और द्विगुणश्चैव, 2 गुण मैंने बताए थे, है ना, जो वायु है वो सेकंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पे क्या आता है? आकाश, दूसरे नंबर पे वायु, तीसरे पे अग्नि, चौथे पे जल और पांचवे पे पृथ्वी। तो जो आकाश का गुण रहता है वो शब्द रहता है, और वायु का क्या रहता है? स्पर्श। तो द्विगुण हो गया। ठीक है, तो दोनों ही गुण वायु में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं अग्नि का बोलूँगी तो वो त्रिगुण रहती है, चतुर्गुण रहता है जल, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये चारों हो जाते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, और रजोगुण बहुल रहती है वायु, सत्वगुण पित्त में पड़ा था, तम गुण कफ में पड़ा था। और अचिंत्य वीरों को सर्कल करवाया था, इम्पॉर्टेंट है ये। और दोषा नाम नेता, है ना, लीड करती है दोषों को। कल क्या देखा था हमने? कफा पंगु पित्तः पंगु कफा पंगु पंगवो मल धातव, है ना, पंगु है ये, अपने आप से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वायु ही है जो इनको ले जाती है, और फिर घनात्य, जहाँ भी ये वर्षा करते हैं वहाँ पे दोषों का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, और रोग समूह राठ, ये एक पर्याय है, व्याधि का राजा है वायु।
ठीक है। अभी हम वात रक्त पढ़ेंगे, आम वात पढ़ेंगे, बहुत सारी डिजीज़ पढ़ेंगे, तब समझ आएगा। और रोग राटिक एक और डिजीज़ का पर्याय था राजयक्षमा का। और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज़? आशुकारी, मुहुश्चरी, पक्वाधान, गुदाला, ये स्थान है। पक्वाधान और गुद, दो इसके स्थान है, याद रखेंगे दोनों स्थान। अमूर्त, आचार्य चरक ने इसका पर्याय बताया था। फिर हमने 5 प्रकार की देखी थी श्लोक नंबर 12 में, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। ठीक है। अब प्राण में क्या पढ़ा था? जो उसके प्राकृत कर्म है और जो वैकृत कर्म है। तो प्राकृत में क्या देखा था? वक्त्र संचारी। काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छी टेबल बनाई है, बहुत ही इम्प्रेस हुई मैं, काफ़ी इम्प्रेसिव टेबल थी। ठीक है, सभी ने मेहनत करी है। जिसने भी नहीं बनाई है आप लोग भी बनाएं। ठीक है, क्योंकि जब हम कंपैरेटिव पढ़ते हैं, अभी तो हम सिर्फ सुश्रुत पढ़ रहे हैं, जब हम वाग्भट और चरक अन्य चारों का पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जो बेस हमें रखना चाहिए वो चरक को रखना चाहिए, क्योंकि चरक ही हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, यूजी में भी पीजी में भी। चूँकि ये जो चीज़ें हैं ये सब हम यूजी में तो नहीं पढ़ पाते हैं, चरक सुश्रुत संहिता पूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है तो एक हमारा बेस रेडी होना चाहिए। तो अभी हम सुश्रुत पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुश्रुत को अच्छे से बेस मान के फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राण वायु में क्या पढ़ा था? वक्त्र मुख में रहती है, अन्न प्रवेशत्य, प्राणस्य अवलंबनम, अन्न का प्रवेश करवाती है, प्राणों का अवलंबन करवाती है, दुष्ट होने पर हिक्का और श्वास करती है। उदान वायु को क्या बोला? पवन उत्तमः, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व गति, ऊर्ध्वम उपैति च, ऊर्ध्व गति रहती है उदान वायु की। और क्या करवाता है? भाषण, गीत, ये उदान वायु के कर्म है। और ऊर्ध्व जत्रु रोगान, क्रुद्ध हो गई, दूषित हो गई, प्रकोपित हो गई, तो क्या होगा? ऊर्ध्व जत्रु के जो भी विकार हैं अगर वो हो रहे हैं तो हमें समझ जाना है कि ये उदान वायु के कारण हुए हैं। समान वायु देखते हैं। समान वायु आमाशय पक्वाशय में इन बिटवीन रहती है, और जहाँ अग्नि रहती है वहिनी संगीता, वहाँ रहती है। अन्न को पचाती है, विभक्त करती है, विविच्यति है ना, विनिक्ति देखा था, सार भाग और किट्ट भाग में कन्वर्ट करती है। कौन सी वायु? समान वायु। क्रुद्ध हो गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। गुल्म, अग्निसाद और अतिसार। ठीक है, अतिसार में मैंने क्या बताया था? अपान वायु हम लोग टिक कर देते हैं। ठीक है, व्यान वायु में क्या देखा था? कृत्सनः, कृत्सनः देह चरो, कृत्सन मतलब क्या होता है? संपूर्ण, देह मतलब शरीर, चर मतलब चलना, संपूर्ण शरीर में चलने वाली कौन सी वायु है? व्यान वायु है। ठीक है, और क्या करती है? स्वेद, अस्त्रिक, श्रवण और पंच जो चेष्टाएं वो करती हैं। और जो भी सर्व शरीर, सर्व देह गान, जो भी रोग होते हैं सर्व शरीर में, वो सारे व्यान वायु के कारण होते हैं। अपान वायु लास्ट में देखा था, पक्वाधान इसका स्थान है। क्या करवाती है? निःसरण करवाती है, मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव और गर्भ, है ना, यही सारी चीज़ें इनको करवाती है। और कौन से रोग होते हैं? बस्ती और गुद के रोग होते हैं। फिर हमने एक मिश्र वायु पढ़ा था, इसका कंसेप्ट बहुत ही मैंने अच्छे से समझाया था काफ़ी टाइम लेकर। तो मिश्र वायु में कौन सी दो वायु आती हैं? व्यान वायु और अपान वायु। तो इसमें दो दोष थे, शुक्र दोष और प्रमेह दोष। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? किस किस को याद है? हैंड रेज करें, किस किस को याद है? और फटाफट से हैंड रेज करें। ओके, मुझे महिमा बताएंगी, जो भी याद है बताओ क्या था? यस मैम, जो प्रमेय होते हैं उसमें जो दुष्य होते हैं वो पूरे शरीर में होते हैं, और जो शुक्र होता है वो भी सर्वव्यापी होता है। इसी कारण जो मतलब व्यान और अपान वायु है उसकी वजह से ये दोनों हो रहे हैं। गुड, है ना। इसको हमें ऐसे रटना नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ का कंसेप्ट पता है तो उसको कंसेप्चुअली ही हमें याद करना है। मेरा जो तरीका होता है पढ़ाने का, वो मैं ज़्यादा कंसेप्चुअली नहीं चलती हूँ, मैं थोड़े ऐसे जुगाड़बाजी वाला देखती हूँ कि हमें बस याद हो जाए जैसे तैसे। क्योंकि
जब भी हम ऐसे एग्जाम्पल से याद करते हैं जो हमारे आसपास के हों, है ना, इन चीज़ों से हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, बट बहुत ही कम श्लोक ही मैं बताती हूँ याद करने के लिए, और बहुत कम चीज़ें कंसेप्चुअली बताती हूँ। तो ये आप लोगों को बस रीज़न समझ जाएंगे तो ये आराम से टिक हो जाएगा। और ये कई बार एग्ज़ाम में आया है। श्लोक नंबर 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो शुक्र दोष बिल्कुल सही बताया महिमा ने। शुक्र दोष क्या रहता है, सिर्फ मेल में नहीं फीमेल में भी होता है। और क्या उसका स्थान है, सर्व शरीर ना, सर्व शरीर में व्याप्त रहता है शुक्र दोष। तो व्यान वायु से ले सकते हैं हम। शुक्र धरा कला जो है वो सर्व शरीर में भ्रमण करती है, व्यान वायु भी सर्व शरीर में होती है, संपूर्ण देह चरो अभी पढ़ा था। और प्रमेह के जो 10 दूष्य होते हैं वो भी सर्व शरीर में रहते हैं। और प्रमेह का आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें मूत्रगत रोग है ना, मूत्रगत व्याधि, बार बार अर्ज होता है मिक्चुरेशन का ना। ये अभी हमने प्रमेह चैप्टर पढ़ा था, है ना। संजीव है चरक चिकित्सा क्लास में, तो संजीव को याद होगा। सुप्रिया भी है ना। तो हमने अभी मूत्र से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। दोष दूष्य भी याद किए थे प्रमेय से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व होता है, अपान। ठीक है, तो अपान वायु की भी तुष्टि होती है प्रमेह रोग में, इसलिए अधोमार्गगत रोग ज़्यादा होते हैं प्रमेह में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे से। अब यहाँ पे श्लोक नंबर 22, 23 एंड 24, यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, आमाशयगतवाद और पक्वाशयगतवाद। कुछ लक्षण ही हैं जो पूछे गए हैं, एक बार देख लेते हैं। श्लोक नंबर 23 हाईलाइट करेंगे। पहला है, ये पूरी जो लाइन है ये आमाशयगतवाद की है। ठीक है, तो एरो बनाकर लिख भी सकते हैं। मोह मूर्छा पिपासा च हृदगदम पार्श्व वेदना। पार्श्व वेदना को सर्कल कर लेंगे। और सभी लोग अपना कैमरा भी ऑन रखेंगे। ठीक है, सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे ताकि मुझे पता चले कौन क्या कर रहा है ना। कोई खा पी तो नहीं रहा, कोई गप्पे तो नहीं मार रहा, कोई ऑन करके चला तो नहीं गया। ठीक है, तो यही एक रीज़न है कि मैं हमेशा अपनी क्लास में कैमरा ऑन करवाती हूँ। तो पार्श्व वेदना को सर्कल करेंगे। और पक्वाशयस्थो अन्न आंत्रकूजनम शूलम नाभो करोति च। ये पक्वाशयगतवाद का है। फर्स्ट हाफ आमाशय का है, सेकंड हाफ पक्वाशय का है। ठीक है, तो आमाशय में क्या हो रहा है, मोह मूर्छा पिपासा हृदग्रह और पार्श्व में फ्लैंक्स में पीड़ा हो रही है। पक्वाशय में क्या हो रहा है, आंत्रकूजन शूल है ना, नाभि प्रदेश में पूरे आसपास में दर्द होता है। ठीक है, और मल तथा मूत्र के निकलने में कठिनाई होती है। कृच्छ मूत्र पुरीशत्वात् आनाह त्रिक वेदना। त्रिक वेदना को सर्कल करेंगे। त्रिक वेदना जो लक्षण है वो पक्वाशय का है, और पार्श्वशूल जो लक्षण है वो आमाशय का है। ठीक है, दोनों को सर्कल कर लेंगे, और चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो पार्श्वशूल पी से शुरू हो रहा है बट वो आमाशय में, और ये एक चीज़ है कि इसमें ऑपोजिट चलता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग श्लोक नंबर 25 से 30 तक। त्वचा में कुपित वायु वैवर्ण्य। त्वचा में अगर कुपित वायु हो गई तो क्या क्या लक्षण होंगे, वैवर्ण्य, स्फुरण रौक्ष सुप्ति चुमचुमायन, है ना। क्या होगा, रंग सबसे पहले वैवर्ण्य, डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्फुट फटने लगेगी, रुक्षता आ जाएगी, परुषता आ जाएगी, है ना। सुप्ति सुन्नता हो जाएगी, और चुमचुमायन
सा लगेगा। त्वगस्थो निस्तोद कुर्यात्, त्वक भेदम परिपोटनम, परिपोट को सर्कल कर देंगे। परिपोट रोग, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी वायु से उत्पन्न होता है, ठीक है। ये कर्ण रोग भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में, उत्तर तंत्र में, परिपोट। मैम परिपोट एक बार रिपीट करिए। हाँ, ये परिपोट से क्वेश्चन बनता है, श्लोक में हाईलाइट करेंगे। तो श्लोक नंबर 25 का लास्ट वर्ड है परिपोट, त्वक भेदम परिपोटनम, ठीक है। रक्त जो श्लोक नंबर 26 है वो देखते हैं। व्रणाश रक्त गो, अगर व्रण हो रहे हैं तो रक्त में कुपित हुई है वायु। और मांसगत में देखते हैं, ग्रंथीन सशूलान मांस संश्रितः, ठीक है। गांठें और पेन हो रहा है तो समझ जाना है ये वायु मांसगत में फैल गई है, ठीक है। मेदगत देखते हैं, मेदगत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मेदः श्रितः कुर्यात् ग्रंथीन मंद रुजो व्रणान, सर्कल कर लेंगे, ग्रंथि मंद रुजो व्रणान। एक हल्की हल्की कंटिन्यूअस पीड़ा होती है, पेन होता है। और व्रण रहित गांठें होती हैं, ग्रंथीर न मंद रुजो व्रणान, ठीक है। गांठें होती हैं अव्रणान, व्रण नहीं होता, ठीक है। और एक मंद मंद धीरे धीरे पीड़ा होती रहती है। सिरा में क्या इम्पोर्टेंट है, सिरा आकुंचन पूरण, ठीक है। हिंदी में भी देखते जाएंगे, साथ साथ श्लोक भी हाईलाइट करते जाएंगे, दोनों चीज़ें। स्नायुगत वात में स्तंभ कंपाव को हाईलाइट करेंगे और आक्षेप को। सिराओं में अगर वायु व्याप्त हो गई है तो जकड़ाहट होगी, स्तंभ होगा, कंप शूल और आक्षेप। तो स्तंभ, कंपो और आक्षेप इम्पॉर्टेंट है। संधि इतना कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग आ सकती है। अस्थि में क्या, अस्थि शोष, अस्थि भेद, अस्थि शूल आराम से टिक हो जाता है, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है, ठीक है। अगर मैं परिपोट बोलूँ तो ये ज़रूर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना। तो जो बिल्कुल अलग से ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम तुक्का नहीं लगा सकते, जो हम बिल्कुल ऐसे सोच नहीं सकते, जिनको पढ़ के हमें दोषों का पता नहीं चलता, व्याधि का पता नहीं चलता, वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे अस्थि से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे नहीं पूछेंगे कि अस्थि भेद कौन सी वायुगत में होगा, है ना, वो नाम में ही आ रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मज्जा इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 29 का फर्स्ट हाफ हाईलाइट करेंगे। मज्ज गते रुक च न कदाचित प्रशाम्यति, रुक च न मतलब पीड़ा होती रहती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस पेन होता है, ठीक है। कम पेन किस में था, मेद में था, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस पेन हो रहा है। इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। शुक्र में भी यही बताया गया है कि शुक्र की अप्रवृत्ति तथा अधिक प्रवृत्ति होने लगती है, बिल्कुल बंद हो जाता है या फिर ज़्यादा शुक्र प्रवृत्ति होती है। और अगर सारे देह में प्रकोपित हो गई तो हाथ, हस्त, पाद, सिर, रस, रक्त आदि धातुओं में संचार होता है और बाद में शरीर में व्याप्त हो जाती है, जिससे शरीर का स्तंभ, आक्षेप, सुप्ति, स्पर्श, ज्ञान, नाश, शोथ, शूल पैदा होता है, ठीक है। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये। सबसे इम्पॉर्टेंट है परिपोट, फिर है व्रण, व्रण रक्त का है, ठीक है। ग्रंथि, ग्रंथि मांस का है,
और मेद का याद रखें, ग्रंथि न मंद रुजो व्रणान। ठीक है, मेद और मांस में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं, अलग अलग हेडिंग डाल के। ठीक है, और यहाँ पे चिपका देंगे साइड में। और सिरा आकुंचन पूरण, इसको सर्कल कर लें। स्तंभ कंपव आक्षेप स्नायु में है। और मज्जा रुक च न कदाचित प्रशाम्यति। ठीक है, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। शांत नहीं होता है पेन मज्जा में। ठीक है, मज्जा का सबसे ज़्यादा पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट श्लोक 33 से 39 श्लोक देखेंगे। यहाँ पे आवृतवात का लक्षण आया है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा श्लोक है ये, देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे, अगर पित्त आवृत है, जब वायु कुपित होकर पित्त के स्थान में मिल जाती है, क्या होता है। 32 श्लोक में देखेंगे, दाह संताप मूर्छा। अगर वायु और पित्त एक साथ मिल गए, ये इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं अभी एक टेबल भी बनाऊंगी आप लोगों को, तो इजी रहेगा, है ना। ना श्लोक पढ़ना, ना हिंदी पढ़ना, डायरेक्ट टेबल पढ़ के हो जाएगा काम। तो दाह संताप मूर्छा पित्त का है, पित्त वाले लक्षण ही लग रहे हैं। अब कफ वाले, अगर कफ में वायु मिल गई तो क्या होगा। शैत्य शोफ गुरुत्वानी, शैत्य शोफ गुरुत्वानी कफ का है। दाह संताप मूर्छा पित्त का है। ठीक है, और सूची भिरिविनिस्तोद स्पर्श द्वेष सुप्तितः, ये रक्त का है। और जितने भी देखो, शेषा पित्त विकारा स्युर मारुते शोणितान्विता, जितने भी पित्त के हमें लक्षण दिख रहे हैं वो भी रक्त में आ जाएंगे। और स्पेशल लक्षण क्या बता दिया, सूची भिरिव निस्तोद, कोई सुई से प्रिक कर रहा है ऐसा पेन होगा। ठीक है, सुई चुभोने की सी पीड़ा होगी। स्पर्श से द्वेष होगा, मतलब इतना दर्द होगा कि हम छूने भी नहीं देंगे किसी को। सुप्तता होगी ना, जो नर्व एंडिंग्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि किसी मच्छर ने काट लिया और समझ ही नहीं आता, अरे ये कैसे काट लिया, यहाँ कैसे व्रण हो गया। कई बार होता है कि थोड़ा बहुत कट लग जाता है हमारे हाथ में कहीं आसपास, और हमें बाद में पता चलता है यार ये कब लगी थी, ये तो समझ ही नहीं आया ना। तो वो सब उसका सबसे अच्छा इलाज होता है कार्डियो करना। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली सारे अंगों में, सारे नर्व्स सेल में, नई सिराओं में नहीं भ्रमण कर पाता है। ठीक है, हम जितना एक्सरसाइज और वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होगा, उतने नर्व सेल्स हमारे जनरेट होंगे, उतना पता चलेगा। ठीक है, एक्टिव रहेंगे। तो ये रक्त का हो गया। एक टेबल बना लेते हैं फटाफट से, तो सिर्फ टेबल से काफ़ी इजी रहेगा आप लोगों को। टेबल में लिखेंगे, फर्स्ट में लिखें शुक्र दोष एवं प्रमेह, लिखेंगे शुक्र दोष एवं प्रमेह डैश करके व्यान एवं अपान वायु। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी अभी कहाँ कहाँ चीज़ें आई हैं, सब श्लोक से लिखवा रही हूँ मैं। एक ये भी रीज़न होता है कैमरा ऑन करवाने का कि मुझे पता चल जाता है कि कब आपने लिख लिया, कब पेन बंद हो गया। ठीक है, तो तब मैं उस स्पीड से बोलती हूँ, लिखा अब रुकूँ अब बोलूँ। ठीक है, सेकंड लिखेंगे रक्त प्रदर कॉमा असृग दर, रक्त प्रदर कॉमा असृग दर डैश करके पित्त एवं अपान वायु। नेक्स्ट थर्ड छर्दी कॉमा दाह, पित्तावृत प्राणवायु।
अभी तो हमने सिर्फ वात पित्त कफ का पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे भेद के साथ जो मिश्रित हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वही मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि वात पित्त कफ का तो इजी है, ठीक है। तो छर्दी कौमा दाह पित्तावृत प्राणवायु, फोर्थ मूर्छा कौमा दाह कौमा भ्रम कौमा क्लम डैश पित्तावृत उदान वायु। दाह मूर्छा दाह भ्रम क्लम मूर्छा। ठीक है, मूर्छा दाह भ्रम क्लम पित्तावृत उदान वायु। फिफ्थ देखेंगे स्वेद कौमा दाह कौमा उष्णता कौमा मूर्छा। स्वेद दाह उष्णता मूर्छा डैश करके पित्तावृत समान वायु। सिक्स्थ देखेंगे, जो भी मैं ये चीज़ लिखवा रही हूँ आप लोगों को एक पेपर में स्टिक ऑन करके तुरंत ही उसको कट पीस करके इधर स्टिक करना है, ठीक है। फेविकॉल या जिससे भी स्टिक करें ताकि समझ आए कि ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी, ठीक है। अगर उसको एक आध दिन डिले हो गए तो फिर वो डिले ही होता रहता है और फिर समझ ही नहीं आता कि हमने क्या लिखा था, तो तुरंत की तुरंत जस्ट आफ्टर क्लास उसे कट करके इधर स्टिक करेंगे सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आमाशय में वायु डैश करके मोह मूर्छा पिपासा मोह कौमा मूर्छा कौमा पिपासा कौमा हृदग्रह कौमा पार्श्व वेदना। ठीक है, नीलम। हाँ वसुंधरा। मैम रिपीट करना। हाँ, आमाशय वायु में है मोह मूर्छा पिपासा हृदग्रह और पार्श्व वेदना। किसी का कुछ छूटा है? नीलम लिख लिया? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। क्या नीलम को मेरी आवाज आ रही है? राफिया? यस मैम। हाँ राफिया पढ़ो एक बार मैंने क्या लिखवाया है। शुक्र दोष एवं प्रमेय व्यान एवं अपान वायु रक्त प्रदर और आश्रिक दर पित्त एवं अपान वायु छर्दी दाह पित्त आवृत प्राण वायु मूर्छा दाह भ्रम क्लम पित्त आवृत उदान वायु स्वेद दाह उष्णता मूर्छा पित्त आवृत समान वायु आमाशय में वायु मोह मूर्छा पिपासा हृदयग्रह पार्श्व वेदना। ओके गुड। लास्ट लिखेंगे पक्वाशय में वायु। लिखेंगे आंत्रकूजन नाभिशूल त्रिकवेदना। ठीक है, आंत्रकूजन मैम रिपीट करिए। आंत्रकूजन नाभिशूल और त्रिकवेदना। देखो अभी हमने देखा था श्लोक नंबर 23 में, वो चीज़ें मैंने इधर भी लिखवा दी, ठीक है। तो कंपैरेटिव हो जाएगा क्योंकि एक ही बात है, अलग अलग लिखा हुआ है आचार्य ने बट बात एक ही है, ठीक है।
तो आप लोगों को सिर्फ ये एक टेबल पढ़ लेना है, उससे हो जाएगा ये दोनों का। ठीक है, एक टेबल और बना लेंगे श्लोक नंबर 25 से 30 की, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पेज सिर्फ 2 छोटी छोटी टेबल कंप्लीट। ठीक है, जब आप रिविज़न करते हैं ना तब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि श्लोक में पढ़ना फिर हिंदी में पढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। ठीक है, जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी हिंदी पढ़ के, जब तक मैं श्लोक में ना देख लूँ कि ये कहाँ लिखा है, तब तक मेरे को बड़ा ऐसे क्यूरियस टाइप होता था। तो उसके बाद से मैंने फिर जो मुझे चीज़ें लगा कि ये डिफ़िकल्ट हैं या बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उनको मैं ऐसे मैंने कल भी अपनी समिता बताई थी, मैं स्टिक ऑन नोट्स में, स्टिक ऑन नोट्स तो मैं यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि उसमें ऐसे एक पर्टिकुलर साइज़ ही रहता है ना, तो मैं अपने कोई भी ब्लैंक पेज में लिख लेती थी, फिर उसको कैंची फेविकॉल मेरे पास हमेशा रहता है, अभी भी है मेरे पास। ठीक है, हमेशा ही मेरे पास में एक कैंची और फेविकॉल रहता है। जो भी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं लिखती हूँ पेपर में, काटती हूँ और तुरंत ही चिपकाती हूँ। तो आप लोगों को भी हमेशा ही रखना है अपने साथ। ठीक है, तो इसको चिपका लेंगे सभी ना, और इसको पढ़ लेना एक बार। ये जो श्लोक है इसमें सबसे ज़्यादा उदान देखें, श्लोक नंबर 35 में सेकंड हाफ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। 35 में देखें, उदाने पित्त संयुक्ते मूर्छा दाह भ्रम क्लमा। जो हमने 4th नंबर के पॉइंट में लिखा उसे स्टार बना देंगे। और फिर देखें श्लोक नंबर 37 में, अपाने पित्त संयुक्ते दाह औष्ण्य स्याद अस्रिग्दर। अपान वायु और पित्त, ठीक है, जो सेकंड नंबर में लिखा था। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का भी दोनों में स्टार बना देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, बाकी तो समझ ही आ रहा है सब कुछ टेबल से। अब हम लोग देखेंगे विमर्श की पहली लाइन हाईलाइट करेंगे। देखें, प्रकुपित वात का अन्न पित्त तथा कफ आदि के साथ संसर्ग होने को आवरण कहते हैं। ठीक है, आवरण हम चरक में कहाँ पढ़ते हैं? वात व्याधि में। वात व्याधि में। हाँ, गुड ना। उधर कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है, नहीं हम लोग छोड़ ही देते हैं, एग्ज़ाम टाइम में तो पढ़ते ही नहीं है कि इतना सारा है, इतना झमेला कौन याद रखेगा ना। बट वो बहुत ही इजीली याद हो जाता है, थोड़ा बहुत ट्रिक्स वगैरह के फॉर्म में ना। बट यूजी में तो नहीं आता, पर पीजी में आवरण से, आवृत वात से, पित्त कफ, इन सब से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं ना एग्जामिनर के पास, बहुत सारे ऑप्शन हम लिख सकते हैं हम अगर खुद भी क्वेश्चन बनाए, तो इसलिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखें, इसके अष्टांग संग्रह ने इसके 22 भेद लिखे हैं, 22। ठीक है, सिर्फ इतना ही हाईलाइट करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं व्याधि, वात रक्त रोग का कारण, श्लोक नंबर 40 एंड 41। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सारा हमने थ्योरेटिकल बेसिक चीज़ें पढ़ लिया, अब हम एक प्रॉपर डिजीज़ पढ़ रहे हैं, वात रक्त। एक चीज़ लिख लेंगे, चरक संहिता में वात रक्त अध्याय का स्वतंत्र वर्णन है। स्वतंत्र वर्णन चरक में आया है। ठीक है, और सुश्रुत संहिता में वात व्याधि के प्रकरण में ही वर्णन आया है। ठीक है, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मुस्ताक, रिपीट कर देती हूँ। चरक संहिता में इसका अलग से व्याधि, मतलब अलग से चैप्टर नाम आया है, इसका अलग से अध्याय बताया गया है। ठीक है, वात रक्त एक स्वतंत्र अध्याय के नाम से वर्णन है इसका चरक में ना। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, चरक में स्वतंत्र और सुश्रुत में
वात व्याधि निदान के अंतर्गत। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं, अन्य नाम लिखेंगे, क्या क्या पर्याय हैं इसके लिखें चरक के अनुसार। नीचे लिख लें साइड में, 2 ही लाइनें हैं ना, नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखें वात शोणित, सेकंड वात बलास, कॉमा खुड्डवात, कॉमा आड्यवात। ठीक है, आड्यवात, वात शोणित, वात बलास, कॉमा खुड्डवात, कॉमा आड्यवात। वाग्भट ने भी सेम पर्याय बताए हैं, बस एक डिफरेंस है, जो आड्यवात है उसमें बोला है आड्य रोग, बाकी सेम है, चरक के समान। आड्य रोग विमर्श के सेकंड लाइन में भी अष्टांग संग्रह ने लिखा हुआ है। ठीक है, उसे भी हाईलाइट कर लेंगे पर्याय। ऑल राइट, देखते हैं क्या क्या निदान बताए गए हैं। आड्य मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सौम्या, सौम्या बताएगी। मैम आड्य मतलब वो जो नहीं सुनता है बात, आड्य रोगी। नहीं सुनता बात, तो ऐसे मतलब तो हम क्रॉनिक बोल सकते हैं। क्रॉनिक, एक्यूट क्रॉनिक, नहीं। मैम धनवान। धनवान, गोपाल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बात नहीं सुनता, ऐसे तो कोई भी पेशेंट बात नहीं सुनता, बोले ये टाइम पे खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मिर्ची मसाले पानी पूरी जंक फूड नहीं खाना, और वही खाते हैं, ऐसे तो सबको बात रक्त हो जाना चाहिए। हाँ, मेघा ने सही बताया, धनवान है ना, धनवानों का रोग है। एक और रोग को बोलते हैं कि अमीर लोगों को ही होता है, कौन सा रोग है वो? प्रमेय मैम। ना, गरीब को नहीं होता, हमेशा अमीर लोगों को ही प्रमेय होता है। आराम से गले तक खाते हैं, आराम से सुखपूर्वक शैया नींद लेते हैं, और मीठा खाते हैं पेल के, और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। आस्या सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदकानुप रसापयांसी न वन्यपानम शुक्र वैकृतम च गुण वैकृतम च प्रमेह रोगी कफकृच्छ सर्वम। ठीक है, चलो देखते हैं वात रक्त रोग देखते हैं। आड्य रोग भी बोला गया है इसको। प्रायशः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारिणाम। ठीक है, असुचि और अपवित्र भोजन यहाँ पे बताया गया है, और एक और व्याधि में बताया है, आज ही हमने सुबह पढ़ा है। सुप्रिया बताओ, असुचि और अपवित्र भोजन से कौन सा रोग होता है? अपस्मार। गुड, अपस्मार का भी निदान है ये। ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद है। तो वात रक्त सुकुमार प्रकृति वाले तथा मिथ्या आहार विहार करने वाले पुरुषों के लिए, तथा शोक से एवं स्त्री संभोग मद्यपान व्यायाम इनके अधिक सेवन करने से। प्रमाद, शोकाच्छ प्रमाद, श्लोक में हाईलाइट करेंगे प्रमाद। ठीक है, और क्या है? ऋतु के विपरीत तथा सात्म्य के विपरीत आहार विहार करने से।
जो चीज़ें साथ में नहीं हैं, कई लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, नहीं डेयरी प्रोडक्ट, दूध नहीं पचता, ग्लूटेन इंटॉलरेंस, आटा ही नहीं पचता है ना, लूज मोशन हो जाते हैं उनको, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता इन चीज़ों का। तो ये भी है कि प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार करने से जो साथ में है उसको, जो असाथ में है उसका सेवन करने से भी वात रक्त रोग होता है। और क्या है, स्नेह आदि के अनुचित प्रयोग करने से, व्यवहार न करने वाले तथा स्थूल मनुष्य में वात रक्त का प्रकोप होता है। तो श्लोक में हाईलाइट कर लेंगे फर्स्ट हाफ, और श्लोक नंबर 41 में सेकंड हाफ में फर्स्ट वर्ड अव्यवायेन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि सुकुमार व्यक्ति में कौन सा रोग होता है, और 3-4 ऑप्शंस रहते हैं, कुष्ठ फर्स्ट, सेकंड होता है क्षतक्षीण, थर्ड रहता है राजयक्ष्मा, फोर्थ रहता है वात रक्त ना। तो यूजुअली हम लोग क्षतक्षीण या फिर राजयक्ष्मा ज़रूर टिक कर सकते हैं, वात रक्त नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। विमर्श में एक चीज़ गलत लिखी है, चरक ने इसे आड्य रोग बोला है ना, आड्य रोग नहीं बोला है, आड्यवात बोला है। ठीक है, संप्राप्ति देखते हैं फटाफट। सिंपल सी संप्राप्ति है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, हाथी घोड़ा ऊंट पर बैठकर चलने से तथा अन्य शीत रुक्ष आदि कारणों से वायु कुपित हो जाती है। तो जो फर्स्ट लाइन है ये हाईलाइट कर लेंगे, हस्त्य अश्व उष्ट्र, हाथी घोड़ा ऊंट पर बैठकर चलने से, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, धचके ज़्यादा लगते हैं। कि पहले के टाइम पे यही मुख्य सवारियाँ होती थी, ऑटो टेम्पो टैक्सी गाड़ियाँ इतनी नहीं होती थी। और क्या है, तीक्ष्ण उष्ण अम्ल क्षार शाक आदि भोज्य पदार्थ के सेवन से, संताप आदि के अधिक सेवन से शीघ्र ही रक्त दूषित हो जाता है। यहाँ पे रक्त दूषित हो रहा है, ना कि पहले बात हो रही है। जब हम रक्त पित्त पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या दूषित हो रहा है, पहले संजीव है क्या क्लास में? हाँ, संजीव, रक्त पित्त में क्या दूषित हो रहा है? चले गए क्या? यस मैम, क्या पूछ रही हैं? रक्त पित्त में क्या दूषित होता है पहले? उसमें भी रक्त होता है ना? रक्त होगा और उसमें पित्त सबसे दोनों पहले मिलकर दूषित सबसे करता है। पहले क्या दूषित होता है? रक्त ही होता है। यस मैम, रक्त पहले अभी होगा। पिटाई होएगी तुम्हारी, है ना, ध्यान से नहीं सुनते हो। पहले पित्त दूषित होता है। कितनी बार मैंने काफ़ी बार समझाया था, ये रक्त नहीं होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना ऐसे कि जो भी सरनेम होता है वो सुप्रीम होता है ना। सरनेम से हमें जाना जाता है, हमारे कौन पूर्वज थे, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं ना। हमारा जो सरनेम है उससे हमारी ज़्यादा आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एंड में आएगा वो प्रधान होगा। ठीक है, जैसे संजीव कुमार, तो कुमार ज़्यादा प्रधान है संजीव से। तो यहाँ पे क्या है, वात रक्त प्रधान है। जब हम रक्त पित्त पढ़ते हैं तो वहाँ पित्त प्रधान है। सरनेम है ना, दो चीज़ें हैं, सरनेम अब नहीं भूलना। ठीक है, ओके। तो क्या दूषित हो रहा है इधर?
दूषित रक्त हाईलाइट करेंगे। दूषित रक्त शीघ्र ही संचरण करने वाले वायु के मार्ग का अवरोध कर देता है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के देखेंगे। इस तरह से दूषित वायु से मिला हुआ वह रक्त वायु की प्रबलता होने के कारण वात रक्त कहलाता है। इसी तरह दूषित पित्त वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर तथा दूषित कफ वात द्वारा दूषित रक्त के साथ संयुक्त होकर वात रक्त भी कहलाते हैं ना। और अन्य दोष भी हो सकते हैं, पित्त भी हो सकता है और कफ भी हो सकता है, ये बोला गया है। ठीक है, एक विमर्श में लास्ट लाइन हाईलाइट करेंगे। माधव निदान अनुसार इसमें देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है विमर्श की यूरिक एसिड तथा यूरिएट की मात्रा बढ़ जाने से ये होता है। ठीक है, अगर कंपोजिशन देखते हैं हम लोग टेस्ट वगैरह में तो यूरिक एसिड मेन रीज़न होता है। मैम वो तो गाउट में बढ़ता है ना? हाँ, गाउट में बढ़ता है, बट यहाँ पे भी बताया गया है वात रक्त। ठीक है, नव वैद्यक में भी वात रक्त रोगी में रक्त में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व रूप 47 श्लोक। 47 श्लोक पूर्व रूप इम्पॉर्टेंट है। शिथिलो स्विन्नो शीतलो सविपर्य वैवर्ण्य तोद सुप्त त्वग गुरु, इतना ही हाईलाइट करना है। क्या होता है पूर्व रूप? अगर पहले से ये चीज़ें बता रहा है पेशेंट तो हमें उसको सतर्क करना है, आहार विहार उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ताकि उसे ये ना हो। काफ़ी सीवियर व्याधि है, इसकी चिकित्सा पढ़ेंगे हम लोग चिकित्सा स्थान में। यहाँ पे सिर्फ निदान बताए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताएगा पेशेंट? शिथिल हो जाते हैं हाथ पैर। स्वेद युक्त शीतल, कभी कभी विपर्य युक्त होने लगते हैं। कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है एकाएक, और उनमें विवर्णता आने लगती है, डिस्कलरेशन होने लगता है जॉइंट्स में। तोद होता है, सुप्तता होती है, सुन्नपन होता है, भारीपन, और ओषदाह होता है। ठीक है, गुरुत्व ओषः। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट श्लोक में यह रोग बहुधा पाँवों के अथवा हाथों के मूल का आश्रय लेकर क्रुद्ध होकर चूहे के विष के समान सारे देह में फैल जाता है। सुप्रिया, गाउट को हम किससे कोरिलेट करते हैं आयुर्वेद में? मैम उसको तो वात रक्त से ही करेंगे ना? हाँ, वात रक्त से ही कर लेते हैं। गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड मतलब वात रक्त ही होता है। ठीक है, गाउट मतलब वात रक्त ही है। ये श्लोक हाईलाइट कर लेंगे। इसमें पादयोर मूलम आस्याय, इतना हाईलाइट करेंगे। और सेकेंड हाफ में फर्स्ट वर्ड आखोर विषम, चूहे के विष के समान सारे देह में फैल जाता है। आखोर विषम मतलब चूहे के विष। ठीक है, ये संज्ञा दी हुई है। तद देहम अनुसर्पति मतलब फैल जाता है। ठीक है, तो उंगलियां, तल, गुल्फ, मणिबंध, जो एंकल है, रिस्ट जॉइंट है, ये सारी जॉइंट्स हैं ये अफेक्ट होती हैं वात रक्त में। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे ऐसे पेशेंट कि मेरे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, आटा गूंथते नहीं बनता, पोछा लगाते नहीं बनता, थोड़ा कुछ बाल्टी उठा लेती हूँ तो दर्द होता है, ऐसे सिम्टम्स बताएंगे आपको पेशेंट। ठीक है, तो समझ जाना है कौन सी व्याधि है। विमर्श में हाईलाइट करेंगे चरक तथा अष्टांग संग्रह में उत्तान और गंभीर
ऐसे 2 भेद बताते हैं, ठीक है, उत्तान और गंभीर, एक्यूट एंड क्रॉनिक। मैम दूसरी क्लास का लिंक आ गया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट।